चलो वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना भाई शिव और आज आपके लिए लेकर आया हूं PYQ गोल्ड सीरीज़। एक ऐसी सीरीज़ जहां पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जेई मेंस के सारे क्वेश्चंस फ्रॉम ईयर 2002 से लेके 2020 तक के सारे क्वेश्चंस PYQ गोल्ड में कवर करेंगे। और सिमिलरली एक सीरीज़ PYQ प्लेटिनम के नाम से शुरू करेंगे जहां पर हम जेई मेंस के 2021 से 2025 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अभी हम फर्स्ट चैप्टर दैट इज NLM से शुरुआत कर रहे हैं, इसके बाद काइनेमेटिक्स लेंगे, देन आगे धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे और उधर 12th से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अपना सीरीज शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय गंवाए हुए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हेन फोर्सेस F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। देखो ऐसा है कि एक पार्टिकल है, उस पर तीन फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 F3। ठीक है, और तीनों उनमें F2 और F3 जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और पार्टिकल स्टेशनरी रहता है। तो जो आपको बात सबसे पहले समझनी है वो ये समझनी है भाई कि एक तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं F2 एंड F3 और पार्टिकल रहता है स्टेशनरी। इसमें कलम उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली क्वेश्चन हो जाएगा। तो जब F2 और F3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो दिस इज F2, दिस इज F3, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ऐसे आ रहा होगा। और इन सिंस पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, पार्टिकल रेस्ट में है। ठीक है, और पार्टिकल रेस्ट में है, स्टेशनरी है, तो तीसरा फोर्स क्या है, इस रिजल्टेंट के एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। और तीसरा फोर्स कौन सा है, F1 है। तो सीधा सीधा जैसे ही आप F1 को हटाओगे तो बचे कौन से, F3 और F2 का रिजल्टेंट। F3 और F2 के रिजल्टेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, F1 के बराबर। तो फिर लगा दीजिए F बराबर M, F1 बराबर M इंटू ए। जैसे ही आप लगाओगे F1 बाई M इज इक्वल्स टू ए, तो एक्सेलरेशन हमको ये मिल जाएगा और ये क्वेश्चन विद इन अ मिनट आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं और हर एक ब्लॉक का मास 2 kg है। ठीक है, 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं और हर एक ब्लॉक का मास 2 kg है और एक एक्सेलरेशन दैट इज 0.6 से उसको फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खींचा जा रहा है। तो टेंशन बिटवीन B एंड C बताना है। तो एक तो तरीका होता है कि भाई तुम इसका FBD बनाओ, इसका FBD बनाओ, इसका FBD बनाओ, तीनों का अलग अलग FBD बना के तब C पर पहुंचो। और एक तरीका है कि भाई तीनों जब स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, तीनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, तो तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, सेम होगा तीनों का एक्सेलरेशन। जब तीनों का ही एक्सेलरेशन सेम होगा और हमको पता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.6 है, तो इसका FBD हम बनाएंगे। तो C का जैसे ही आप FBD बनाओगे, C का वेट है 2 kg और ये आगे की तरफ लेट से फोर्स लग रहा है F और ये चल रहा है F बराबर ma से, F बराबर ma से। हमको M की भी वैल्यू पता है, हमको A की भी वैल्यू पता है, तो फोर्स की भी वैल्यू पता चल जाएगी। तो M की वैल्यू 2 हो गई और A की वैल्यू 0.6 हो गई, तो ये हो गया 1.2 न्यूटन। तो फटाफट से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा B, दैट इज ऑप्शन नंबर B। तो इसमें भी कुछ नहीं था। अच्छा, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि वन एंड ऑफ अ मासलेस रोप विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। तो हमारा कोई एक पुली है, उसका एक एंड एक मासलेस रोप है, ठीक है, और एक पुली के एंड से वो पास कर रहा है, पुली से पास कर रहा है और मैक्सिमम टेंशन जितना जो रोप झेल सकता है दैट इज 840 न्यूटन। तो 840 न्यूटन का मैक्सिमम टेंशन रोप झेल सकता है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेफ एक्सेलरेशन अ मैन कैन क्लाइंब। तो भाई ये जो रस्सी है सीधा सीधा ये कितना फोर्स झेल सकती है, ये टेंशन झेल सकती है 840 न्यूटन का। तो टेंशन जितना मैन इस पे लगा रहा होगा उतना मैन पे भी लग रहा होगा। तो आप करो क्या, सीधा सीधा FBD बना लो मैन का, सीधा सीधा FBD बना लो मैन का। तो मैन का जैसे ही आप FBD बनाओगे, ये रहा हमारा आदमी और ये इस पे क्लाइंब कर रहा है। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज 840 और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज वेट और वेट कितना है हमारा 60। तो 60G, नीचे की तरफ लग जाएगा 600। ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है A एक्सेलरेशन से, तो वही एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। तो लेट से इसको A बोल दिया। तो 840
माइनस 600 इज इक्वल्स टू एम ए, और एम की वैल्यू 60 kg का मैन है, तो 60 इंटू ए, तो ये हो गया हमारा 240 इज इक्वल्स टू 60 इंटू ए, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर भी हमको मिल गया, दैट इज आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, इसमें भी सच ऐसा कुछ नहीं था। तो अब अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ गए हो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है भाई अरे आ जा यार कि एक सॉलिड स्फेयर है, एक सॉलिड स्फेयर है, एक हॉलो स्फेयर है और एक रिंग है। ठीक है, तीन चीजें हैं, सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर और रिंग, आर रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन से रिलीज करे गए हैं, सो दैट दे स्लाइड डाउन दी प्लेन, वो प्लेन पे स्लाइड डाउन कर सकें। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन किसके लिए होगा एक्सेलरेशन? अरे भाई तुम सीधा सीधा देखो, डाउन द प्लेन जैसे ही बनाओगे, अगर रोलिंग नहीं हो रही है, रोलिंग नहीं हो रही है, तो सब पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या लग रहा होगा? जब इंक्लाइन प्लेन बनाओगे ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये नीचे की तरफ जी लग रहा होगा, और ये जी का कंपोनेंट हो जाएगा जी साइन थीटा, और ये हो जाएगा जी कॉस थीटा। तो जी साइन थीटा तो सबके लिए सेम है ना, स्फेयर के लिए भी, हॉलो स्फेयर के लिए भी, रिंग के लिए भी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल सेम, सारे के सारे सेम से ही चलेंगे। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं था, ये भी क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हम क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ए, यानी एक एक्सेलरेशन ए से एक लिफ्ट मूव कर रही है और उसके अंदर एक आदमी है, वो एक बॉल ड्रॉप करता है इनसाइड द लिफ्ट। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व बाय अनदर मैन, कोई दूसरा आदमी लिफ्ट में होगा, उसने देखा है और एक ग्राउंड से देख रहा है। तो सबसे पहले क्या करो भाई, तुम सबसे पहले लिफ्ट बना लो। ठीक है, सबसे पहले लिफ्ट बना लेते हैं। तो लिफ्ट बना लेते हैं, सीधा एफबीडी से चलेंगे, एफबीडी से चलेंगे तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा। तो ये कोई एक आदमी है, ये बहुत लंबी टांगों वाला आदमी है और इसके हाथ में कोई बॉल है, ये बॉल इसने ड्रॉप करी और लिफ्ट डाउन की तरफ मूव कर रही है। लिफ्ट का एक्सेलरेशन लेट से ए है नीचे की तरफ, तो इसने बॉल ड्रॉप करी, तो कोई तीसरा व्यक्ति जो लिफ्ट में खड़ा हुआ है तो वो बॉल को देख रहा होगा। सिंस ये लिफ्ट जो है पूरी की पूरी कैसा फ्रेम है, ये भैया नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो इसको एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हमको देना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स देना पड़ेगा। तो नीचे की तरफ हो गया mg और ऊपर की तरफ हो गया ma। तो एफ नेट इज इक्वल्स टू mg माइनस ए, तो हमारा एक्सेलरेशन हो गया g माइनस ए। तो जो अंदर बैठा होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसके लिए एक्सेलरेशन g माइनस ए होगा। लेकिन जो व्यक्ति लेट से यहां पे कोई रामलाल बैठा है, रामलाल बाहर ग्राउंड पे बैठा है, तो रामलाल देख रहा है, रामलाल के लिए तो बॉल पर सिर्फ और सिर्फ फ्री फॉल हो रहा है, बॉल गिर रही है। अब वो लिफ्ट के अंदर गिर रही होगी तो भी फर्क नहीं पड़ता, बॉल तो ड्रॉप हो रही है, फ्री फॉल हो रही है, और फ्री फॉल हो रही है तो सीधा सीधा एक्सेलरेशन जी लगेगा। ठीक है, कुछ लोग इसमें गड़बड़ी कर सकते हैं कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी उसको दे सकते हैं। अरे भाई जैसे रिलीज करेगा तो लिफ्ट का तो फोर्स लगना बंद हो जाएगा, वो फ्री फॉल में आ जाएगा, और फ्री फॉल में तो भैया हमारा जी ही लगता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाएगा जी माइनस ए और जी। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हमारा हमसे सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो फोर्सेस हैं सच दैट सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स इज 18। ये क्वेश्चन बढ़िया है। दो फोर्सेस हैं और उनका जो सम है वो 18 न्यूटन है और उनका रिजल्टेंट 12 न्यूटन है, विच इज परपेंडिकुलर टू दी स्मॉलर फोर्स। ठीक है, तो दो फोर्सेस हैं, टू फोर्सेस सच दैट देयर सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स इज 18 न्यूटन, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड 18 न्यूटन है और उनका रिजल्टेंट 12 न्यूटन है। बहुत बढ़िया। विच इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, तो स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। इसको दो मेथड से किया जा सकता है, एक तो लॉन्गर मेथड से और एक इसका डायग्राम बना के, लेकिन मैं आपको बताए दे रहा हूं इसको। तो आप देखिए M1 मेथड 1 से, तो फोर्स हमने मान लिए
मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, हमने अभी के लिए मान लिया 18, ठीक है, क्योंकि हमको सवाल में गिवन है, सवाल में गिवन है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 18। अच्छा, अब इनका जो रिजल्टेंट है दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू हमको दिया है 12 न्यूटन। इसकी वैल्यू हमको 12 न्यूटन दी है, 12 न्यूटन, और इसी को हमारा आर बोला गया है, रिजल्टेंट बोला गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक चीज और बता रखी है कि ये रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है स्मॉलर फोर्स के। तो तुम करो क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू का रूट ओवर इज इक्वल्स टू 12। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 144 इज इक्वल्स टू 144। आई होप आप सभी को यहाँ तक ये इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब क्या कहता है ये, अब ये कह रहा है कि रिजल्टेंट इज 12 विच इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। तो आपको फैक्ट का यूज करना है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहां से ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर, और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज आर रिजल्टेंट वेक्टर, और ये हमारा बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर। तो अभी के लिए आप देखोगे कि ये आर है, तो इसको शिफ्ट करके इधर उठा लाओ सीधा का सीधा। इसको जैसे ही आप उठा के इधर लाओगे तो ये ए है, ये आर है, और ये हमारा बी है। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर हमको मिल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इसको तो करने की जरूरत ही नहीं थी, ये करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट पाइथागोरस लगा लेते तो काम बन जाता। इससे तो उल्टा हमारा सवाल कॉम्प्लिकेट हो रहा है, कॉम्प्लिकेट हो रहा है, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आर स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी माइनस ए और बी प्लस ए, बी माइनस ए और बी प्लस ए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 144, और b माइनस ए की वैल्यू जो है वो हमको निकालनी है, और b प्लस ए की वैल्यू हमको 18 सवाल में दे रखी है। तो b माइनस ए की वैल्यू आप देखेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगी। तो b माइनस ए की वैल्यू आपको 8 मिल जाएगी। तो एक तो इक्वेशन ये हो गई b प्लस ए बराबर 18, और एक इक्वेशन हो गई b माइनस ए बराबर 8। तो 2b इज इक्वल्स टू 26 और b इज इक्वल्स टू 13। यहाँ से b की वैल्यू 13 मिल गई, और सिमिलरली b माइनस a इज इक्वल्स टू 8। तो 13 माइनस a इज इक्वल्स टू 8, तो a की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी। दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर b हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन भाई एक और तरीका इसको करने का हो सकता है क्या, एक बार क्वेश्चन को और पढ़ो, कोई और अप्रोच देखते हैं। आप एक बार दिमाग लगा के देखो, क्या इसके अलावा कोई और अप्रोच काम कर रही है क्या, किसी और तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, तो देखते हैं। तो भैया हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन कहता है a प्लस बी इज इक्वल्स टू आर, और रिजल्टेंट की वैल्यू हमको दे रखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। तो आप क्या करो, ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो आप देखिए डायग्राम बनाइए। जैसे ही आप डायग्राम बनाएंगे तो आप सीधा सीधा, हम दोबारा ना बना के पहले वाले को ही देखे लेते हैं, पहले वाले को ही देखे लेते हैं। तो इसको नाम दिया हमने, इसको नाम दिया, वेयर इज दी पेन, हाँ ये वाला, इसको नाम दिया b, इसको नाम दिया a। तो ये है r, ठीक है, r। तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं कि लेट्स से ये वेक्टर a है और ये वेक्टर हमारा b है। दिस इज a वेक्टर, दिस इज b वेक्टर। तो दोनों का रिजल्टेंट कहीं ऐसे लाए करेगा, इसको बोलते हैं r वेक्टर। तो इसको b को शिफ्ट करा के लाए इधर, तो b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा, यानी रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा होता है। तो इस वाले केस में रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, इस वाले केस में रिजल्टेंट एंगल बना रहा है 90 का। तो हम क्या करेंगे, टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन
ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। और टेन अल्फा जो है, टेन अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1090 इन्फिनिटी है। और 1090 को इन्फिनिटी करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ए प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू, ए प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाए हमारी, ए प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू हमारी 0 आ जाए। और ए प्लस बी कॉस थीटा जैसे ही हमारा 0 होगा तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए बाई बी। तो जो इक्वेशन हमने लिखी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, उस वाली इक्वेशन में दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 144। तो यहां पर ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू माइनस ए बाई बी इज इक्वल्स टू 144, ठीक है। तो ये बी से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां जो बचेगा हमारा दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। तो बी प्लस ए और बी माइनस ए इज इक्वल्स टू 144, ठीक है। और b प्लस ए की वैल्यू हमको पता है दैट इज 18। तो b माइनस ए इज इक्वल्स टू 144। तो b माइनस ए की वैल्यू हमारी 8 हमको मिल जाएगी। जब b माइनस ए की वैल्यू 8 मिल जाएगी तो इसकी मदद से b प्लस ए हमको ऑलरेडी पता है 18, तो हम निकाल लेंगे b की वैल्यू 13 और a की वैल्यू हमारी 5 आ रही है। तो यही क्वेश्चन जो टिपिकल बन रहा था वो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। लेकिन ये मेथड बहुत लंबा पड़ा। लेकिन कोई बच्चा बोल सकता है सर मेरे को क्लिक नहीं किया कि पाइथागोरस लगाना है, आपको क्लिक कर गया, मेरे को तो नहीं क्लिक किया, मैं तो जनरल मेथड से जाऊंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो फिर मैं उसको बोलूंगा बेटा तुम्हारे लिए कॉस थीटा से डील करने के लिए सवाल में कंडीशन दी हुई है, और सवाल में कंडीशन दी हुई है अगर तुम वो समझ पा रहे हो तो ये मेथड से भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अभी तक समझ में आ गया होगा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि लाइट स्ट्रिंग है, वो स्मूथ लाइट पुली से दो ब्लॉक्स को कनेक्ट करती है। एक लाइट स्ट्रिंग है दैट इज आइडियल स्ट्रिंग है, और वो एक पुली से दो मासेस को कनेक्ट करती है m1 और m2 को वर्टिकली। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम g/8 है। तो रेशियो ऑफ द मासेस पूछा है आपसे, ठीक है। तो सवाल कहता है भाई, सवाल से कि हमारा इस तरीके से एक पुली है, दिस इज अ पुली। वेट अ मिनट, ढंग से बनाता हूं इसको। ये हमारी पुली है, ठीक है। और इससे दो मास कनेक्टेड हैं, इससे दो मासेस कनेक्टेड हैं, इससे दो मासेस कनेक्टेड हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, कुछ इस तरीके से दो मासेस कनेक्टेड हैं। इसको बोल दिया हमने, ठीक है, ठीक है। दो मास हमने कनेक्ट कर दिए, इसको बोल दिया m2, इसको बोल दिया m1, ठीक है। अच्छा, अब सवाल क्या कह रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम आपको g/8 दे रखा है। तो सेंटेंस सबसे पहले पकड़िए, g/8 दैट इज एक्सेलरेशन दे रखा है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए ना मैं तुमको आज एक फंडा बताता हूं। एक तो तरीका क्या है, m2g माइनस टी पूरा इक्वेशन बनाओ। एक बेटा शॉर्ट ट्रिक तुम ध्यान रखो, शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि टी तो इंटरनल फोर्स है, टेंशन, टेंशन तो कैंसिल हो रहा होगा। तो जो फोर्सेज मोशन को सपोर्ट करें, सपोर्टिंग फोर्सेस, सपोर्टिंग फोर्सेस, सपोर्टिंग फोर्सेस माइनस अपोजिंग फोर्सेस इज इक्वल्स टू टोटल मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आप करके देखिएगा, मैं आपको अभी समझाता भी हूं कैसे। तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा m2g, और इसमें भी नीचे की तरफ लगेगा m1g, और अभी के लिए हम मान लेते हैं m2g इज ग्रेटर देन m1g। तो इक्वेशन आप बनाओगे m2g माइनस टी इज इक्वल्स टू m2 इंटू ए, और सिमिलरली आप इसके लिए इक्वेशन बनाओगे तो T माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1 इंटू ए। अरे भाई, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा m2 माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए।
और यही बात मैं आपसे डायरेक्ट कह रहा हूं कि भाई चलाने वाला फोर्स ये ज्यादा है तो ये मोशन को सपोर्ट कर रहा होगा, अब ये क्या इसको रोक रहा होगा, नहीं नहीं भाई तू आगे मत जा, आगे मत जा, आगे मत जा। तो चलाने वाला फोर्स m2g माइनस चलने वाला फोर्स, तो m2g यानी चलाने वाला फोर्स माइनस चलने वाला फोर्स दैट इज m1g इज इक्वल्स टू टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2 इंटू ए। देखो डायरेक्ट इक्वेशन वही आ गई जो हमें दो इक्वेशन की मदद से मिली, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां से मिला हमको g कॉमन m2 माइनस m1 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू g/8, g/8, तो हमको g/8 मिल गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो g से g कैंसिल हो जाएगा, यहां मिला m2 माइनस m1 इंटू 8 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मिल गया हमको 8m2 माइनस 8m1 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2 तो ये हो जाएगा 7m2 इज इक्वल्स टू 9m1, तो m2 बाय m1 इज इक्वल्स टू 9/7, तो हमारा आंसर 9/7 हमको मिल जाएगा, दैट इज आंसर नंबर बी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बिंदास तरीके से सॉल्व हो गया और आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन से आप लोग एक चीज़ सीखेंगे, कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है, चलाने वाला फोर्स माइनस चलने वाला फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, और अगर बेटा ये आपको समझ में आ जाए और ये सेशन अच्छा लगे तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि आप क्या चाहते हैं इस सारे चैप्टर्स के लिए मैं इस तरीके से PYQ की पूरी सीरीज़ कवर करूं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि अब चैनल पे थोड़ा सा जो कंटेंट है वो सिस्टमेटिकली डाला जाए, ऐसे ही कुछ भी नहीं डाला जाए। और हमने एक क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल में गलत डिस्कस कर दिया था और फ्लो में मतलब ध्यान भी नहीं दिया, कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल एकदम ब्लंडर कर दिया और किसी भी बच्चे ने मेरे को नहीं बताया कि ये कोई क्वेश्चन हमने गलत करा है, बस सब देखते गए और एक एटलीस्ट किसी ने सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करी। हमने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया था एक क्वेश्चन में, तो वो शॉर्ट मैंने रिमूव कर दिया है, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, और अभी बेटा अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रहा हो तो ऐसे ही PYQ प्लेटिनम का जो वीडियो है वो कल या परसों में आ जाएगा, उसमें 2021 से लेकर 2025 तक के सारे PYQs NLM के कवर होंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक लाइट स्प्रिंग बैलेंस है, हैंग्स फ्रॉम द हुक ऑफ अदर लाइट स्प्रिंग बैलेंस। लाइट स्प्रिंग मतलब आइडियल स्प्रिंग। तो क्वेश्चन सेज कि एक लाइट स्प्रिंग बैलेंस हैंग्स फ्रॉम द हुक ऑफ अदर लाइट स्प्रिंग बैलेंस एंड अ ब्लॉक ऑफ मास mkg हैंग्स फ्रॉम द फॉर्मर वन। तो एक स्प्रिंग बैलेंस से दूसरा लटक रहा है और दूसरे वाले से एक ब्लॉक लटक रहा है। तो इन कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं कि दोनों क्या रीडिंग करेंगे, कि एक की रीडिंग ज़्यादा होगी एक की रीडिंग कम होगी। तो भैया हम तो सीधा जानते हैं कि टेंशन की जो वैल्यू होती है स्प्रिंग बैलेंस में वही हमारी रीडिंग होती है और टेंशन हम निकाल लेंगे, जितनी टेंशन की वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका FBD बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक आइडियल स्प्रिंग है ऐसे, ठीक है, फिर इससे एक आइडियल स्प्रिंग और कनेक्ट है बिल्कुल सेम, और फिर इससे कनेक्ट है एक मास m। बहुत बढ़िया। तो मास का जैसे आप FBD बनाओगे तो ऊपर की तरफ टेंशन यानी kx t इज इक्वल्स टू kx फोर्स लग रहा होगा और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg, ठीक है। फिर आप इतने से सिस्टम का FBD बनाइए, इतने का अगले नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसका FBD बनाएंगे तो देखेंगे कि नीचे की तरफ आपका लग रहा है T और ऊपर की तरफ लग रहा है T, ठीक है। ये इस सेकंड पोर्शन का, इस पोर्शन का FBD, और फिर इस पोर्शन का FBD बनाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर भी क्या लग रहा है T। तो हर जगह टेंशन क्या है, सेम है। जब हर जगह टेंशन सेम है और उसकी वैल्यू mg के बराबर है तो दोनों की रीडिंग क्या आ रही होगी, बोथ स्केल्स मस्ट बी रीडिंग m, तो दोनों की रीडिंग
m आ रही होगी, तो हमको ये भी आंसर मिल जाएगा, इसमें भी ऐसा कुछ खास था नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक स्प्रिंग बैलेंस है और इज अटैच टू द सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट। ठीक है, एक स्प्रिंग बैलेंस किसी सीलिंग से लिफ्ट की से अटैच्ड है और एक मैन हैंग करता है, अ मैन हैंग्स हिज बैग ऑन द स्प्रिंग। ठीक है, तो जब स्टेशनरी है तब स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है दैट इज 49 न्यूटन है। जब लिफ्ट स्टेशनरी है, एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है एक लिफ्ट के एक सीलिंग के अंदर, और जब लिफ्ट रुकी हुई है तो उसका वेट 49 न्यूटन है। और जब लिफ्ट नीचे की तरफ चलने लग जाती है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ मत करो, सीधा एफबीडी बनाओ, टेंशन की वैल्यू निकालो, जो टेंशन की वैल्यू होगी वही स्प्रिंग बैलेंस का हमारा रीडिंग होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं भाई एफबीडी, एफबीडी। तो भाई हुआ क्या कि अभी ये हमारी स्प्रिंग है, ठीक है, दिस इज आवर स्प्रिंग, और यहां से एक मास हमारा लटका हुआ है, बहुत बढ़िया। तो अभी ये रुका हुआ है, तो ऊपर की तरफ जब इसका एफबीडी बनाएंगे तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा दैट इज टी, और नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो mg। और स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है टी वो कितनी है, 49 न्यूटन, 49 न्यूटन ये दे रखा है। टी इज इक्वल्स टू mg और 49 इज इक्वल्स टू m इंटू 9.8, 9.8। बहुत बढ़िया, तो यहां से m की वैल्यू निकल गई 5 kg, m की वैल्यू निकल गई 5 kg, 5 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है। तो हमको m की वैल्यू 5 kg मिल गई। अब होता क्या है कि लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है विद द एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यही लिफ्ट एक्सेलरेट करने लगी नीचे की तरफ a इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बहुत बढ़िया, जब ये एक्सेलरेट करने लग जाएगी तो ये टेंशन बदल के लेट से टी डैश हो जाएगा, और इस टी डैश की जो वैल्यू होगी वही हमारी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी। तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो तो mg ही लगेगा, धरती मैया का जी थोड़ी चेंज हुआ, धरती मैया तो अभी भी mg लगा रही होगी। तो mg माइनस टी डैश इज इक्वल्स टू एम ए, और मास हमको पता है 5 है और जी की वैल्यू हमको पता है 9.8 माइनस टी डैश इज इक्वल्स टू 5, और ए कितना है 5। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा हमारा 49 माइनस टी डैश इज इक्वल्स टू 25, और टी डैश इज इक्वल्स टू 24 न्यूटन। और हमने बताया कि जो टेंशन होती है वही स्प्रिंग बैलेंस के केस में भाई हमारी रीडिंग हो जाती है। तो हमारी जो न्यू रीडिंग होगी वो 24 न्यूटन आ रही होगी। तो हमको ये इतना समझ में आ गया, इसमें ऐसा कुछ खास बात नहीं थी, ये कोई खास ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं थी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेज कि एक रॉकेट है, रॉकेट साइंस बोला और रॉकेट ही आ गया। एक रॉकेट है विच हैज़ अ मास ऑफ 3.5 इंटू 10⁴ kg। तो एक कोई रॉकेट है जिसका मास 3.5 इंटू 10⁴ kg है। तो सबसे पहले क्या करो, एफबीडी बनाना सीखो। एनएलएम का कोई भी क्वेश्चन हो यार, एफबीडी इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। तो लेट्स से हमने मान लिया ये रॉकेट है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसका मास है, मास इज इक्वल्स टू 3.5 इंटू 10⁴ kg। इस मास के साथ ये ऊपर जा रहा है, और एक्सेलरेशन जिससे ऊपर जा रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो थ्रस्ट निकालना है भाई, ऊपर की तरफ जो फोर्स इसको ले जा रहा होगा वही तो थ्रस्ट होगा। तो ये तो हो गया थ्रस्ट, ठीक है, और नीचे की तरफ रॉकेट पे लग रहा होगा mg। तो थ्रस्ट माइनस mg इज इक्वल्स टू एम ए। आप थ्रस्ट माइनस mg इज इक्वल्स टू एम ए करोगे तो थ्रस्ट इज इक्वल्स टू एम जी प्लस ए, और m की वैल्यू हमको पता है, क्वेश्चन में दी हुई है 3.5 इंटू 10⁴ kg, ठीक है। तो ये हमको m की वैल्यू पता है 3.5 इंटू 10⁴ kg, और g प्लस ए तो 10
जी की वैल्यू है ही और 10 से ही जा रहा है, दैट इज 20। तो ये हो गया 7 × 10⁵ न्यूटन हमारा आंसर, और ऑप्शन नंबर बी हमको मिल गया आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, बिल्कुल बिंदास बनना चाहिए था आपसे। बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 फोर्सेस स्टार्ट एक्टिंग साइमल्टेनियसली। एक कोई बॉडी है और उस पर 3 फोर्सेस एक साथ एक्ट करना शुरू करते हैं विद अ वेलोसिटी मूविंग विद अ वेलोसिटी v। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो v वेलोसिटी से चल रहा है, उस पर 3 फोर्सेज एक साथ एक्ट कर रहे हैं, और दीज फोर्सेज आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। देन पार्टिकल मूव विद वेलोसिटी। तो शुरुआत में वो v से चल रहा था और फोर्सेज कुछ इस तरीके से लगे हैं कि उनको एक ट्राइंगल के साइड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अरे भाई, अगर ट्राइंगल के साइड से फोर्सेज को, किन्हीं भी वेक्टर्स को, अगर कोई भी वेक्टर अगर एक ट्राइंगल के साइड में, एक ट्राइंगल के साइड में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, तो नेट वेक्टर क्या हो जाएगा? नेट वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पे वेक्टर क्या है? फोर्स। तो ये F1, ये F2, ये F3। ठीक है, तो तीनों का जो सम होगा, अरे तुम लॉजिकल देखो, ये देखो F1 ये बनाया, ठीक है, इसके बाद F2 बनाया, ठीक है, इसके बाद F2 बनाया, F1 प्लस F2 प्लस F3। तो यहां से जो हमारा, और ये जो इसका रिजल्टेंट निकल के आएगा, आप इसको उठा के ले आओ सीधा इधर, रिजल्टेंट इधर आएगा, रिजल्टेंट इधर है और ये वाला फोर्स इधर है, तो दोनों एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है। एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो V से चल रहा था, V से ही चलता रहेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। जब भी आंख बंद करके कोई भी वेक्टर अगर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो भाई उस केस में उनका नेट जो होता है, रिजल्टेंट हमेशा 0 होता है, और रिजल्टेंट 0 होता है तो भाई हमारा फोर्स एक्ट नहीं करेगा। फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो सीधा का सीधा हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी हमारी जो थी वही रहेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, एक ब्लॉक है ऑफ मास m इज पुल्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मास m के रोप के साथ एक क्वेश्चन सेज कि अ ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अ रोप ऑफ मास m। कोई एक ब्लॉक है, लेट्स से हमारा ये ब्लॉक हमने बना लिया, लेट्स से हमने ब्लॉक बना लिया m, ठीक है, इट इज पुल्ड बाय अ रोप, और रोप का मास है स्मॉल m, और फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन दी ब्लॉक। तो इसके लिए क्या करो आप, ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी पीछे करके आ रहे हैं, इतने का FBD बना लो, इतने का क्या कर लो, FBD बना लो, इसका FBD बना लो ब्लॉक का, क्योंकि ब्लॉक पर फोर्स है। तो ब्लॉक पर FBD बनाने से पहले पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लो, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू m टोटल इंटू a कर लो। तो m टोटल हो जाएगा कैपिटल M प्लस m और इंटू a, और फोर्स की वैल्यू p है, तो a की वैल्यू हमको मिल गई p बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, तो a की वैल्यू मिल गई। तो अच्छा, अब इसका जैसे ही FBD बनाया तो इस पे हमको पता है F बराबर ma, इस पे जो फोर्स होगा वो F बराबर ma के बराबर होगा। तो कैपिटल M इंटू a की वैल्यू हमको पता ही है, m इंटू p बाई m प्लस m। लगाओ यार, कितना इजी क्वेश्चन है, फटाक से ये क्वेश्चन भी हो गया। तो p कैपिटल M प्लस m, आंसर नंबर डी। तो इसका भी हमारा आंसर नंबर डी हमको मिल गया। तो ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा खास लेकर तो नहीं आया था, ये भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 मासेस हैं, मास m1 एंड m2, और एक स्ट्रिंग से टाइड है, ठीक है, m1 और m2 एक स्ट्रिंग से टाइड है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मास व्हेन दे आर फ्री टू मूव। तो 2 मासेस हैं, इसके लिए क्या करो, m1 m2, तो m1 की वैल्यू कितनी है 5 और m2 की वैल्यू है 4.8। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा दैट इज 4.8 और g की वैल्यू 9.8 है, तो 4.8 इंटू 9.8 न्यूटन ये इधर लग रहा होगा, और यहाँ लग रहा होगा 5 इंटू 9.8। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया था कि चलाने वाला फोर्स इस केस में बड़ा कौन है, ये, तो चलाने वाला माइनस चलने वाला इज इक्वल्स टू
चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 5 इंटू 9.8, 5 इंटू 9.8 माइनस 4.8 इंटू 9.8 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 4.8 और इंटू a। तो ये हो जाएगा हमारा 9.8 कॉमन, 5 माइनस 4.8 और ये हो जाएगा 9.8 इंटू ए। तो सीधा सीधा ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि एक मशीन गन है और वो बुलेट्स फायर कर रही है और एक बुलेट जो है वो 40 ग्राम की है। ठीक है, एक बुलेट जो है वो 40 ग्राम की है और कितनी स्पीड से बुलेट फायर कर रही है? 1200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बुलेट फायर कर रही है और एक आदमी उसको होल्ड करे हुए है। तो वो मैक्सिमम फोर्स जो गन पर लगा रहा है दैट इज 144 न्यूटन। तो हाउ मैनी बुलेट्स कैन ही फायर पर सेकेंड एट मोस्ट? ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी बुलेट्स फायर कर सकता है? तो इसके लिए आप क्या करो कि नंबर ऑफ बुलेट्स फायर करने के लिए तो फोर्स, टोटल फोर्स दैट इज मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स पर बुलेट इनटू नंबर ऑफ बुलेट्स। ठीक है, तो आप जब देखोगे पर सेकंड के लिए बात हो रही है ये। ठीक है, तो टोटल फोर्स है 144 न्यूटन इज इक्वल्स टू फोर्स पर बुलेट आप निकालोगे तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी की मदद से आप निकाल लोगे, इंटू एन कर लोगे। तो 144 इज इक्वल्स टू डेल्टा पी जब आप निकालने जाओगे चेंज इन मोमेंटम तो मास हो जाएगा हमारा 0.040 और वेलोसिटी हो जाएगा डेल्टा वी हो जाएगा हमारा 1200। बहुत बढ़िया। और टाइम यानी पर सेकंड की बात हो रही है अपॉन 1 इंटू एन। तो 144 इज इक्वल्स टू 48 इंटू एन, आपको ये मिल जाएगा 48 इंटू एन। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद क्या करोगे आप? एन की वैल्यू जैसे ही आप देखोगे ये इसको 3 टाइम्स डिवाइड कर रहा है, एन की वैल्यू 3 मिल जाएगी यानी 3 बुलेट्स वो पर सेकेंड 3 बुलेट्स फायर कर सकता है। बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कहता है कि एक ब्लॉक है केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन, कि कोई एक ब्लॉक है और वो एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस पर रखा हुआ है और एंगल अल्फा है और इंक्लाइन इज गिविंग एन एक्सेलरेशन ए टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। तो ए की वैल्यू बताइए। तो भाई सबसे पहले तुम क्या करो ना, इसको ना स्यूडो फोर्स की मदद से सॉल्व करो, इजी रहेगा। ठीक है, आप क्या करो, सिंस ये फ्रेम जो है हमारा ब्लॉक एक्सिलरेटेड फ्रेम है तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो हम करेंगे क्या कि आप एक आदमी बनो, एक चीटा बनो और यहाँ जाके बैठ जाओ। जैसे ही आप यहाँ जाके बैठोगे तो आपको इसको इस डायरेक्शन में एक फोर्स देना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स, एक फोर्स देना पड़ेगा स्यूडो फोर्स। और कितना फोर्स देना पड़ेगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ब्लॉक जितना है उतना मास इनटू एक्सेलरेशन। अब होगा क्या कि जैसे ही आप इस फोर्स को दोगे इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में ऐसे, तो वो हो जाएगा एम ए कॉस अल्फा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे लग रहा होगा अपना एम जी, तो एम जी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा डाउन द इंक्लाइन, दैट इज एम जी साइन अल्फा। तो आप देखोगे कि ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन मूव नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होंगे क्योंकि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम के लिए एम ए कॉस अल्फा को एम जी साइन अल्फा के बराबर होना पड़ेगा, तभी ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू जी साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, तो इसको लिख देंगे जी टेन अल्फा। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, इसका आंसर नंबर डी आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देख लेते हैं कि एक प्लेयर है और वो एक क्रिकेट बॉल को पकड़ता है। ठीक है, कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम।
तो एक 150 ग्राम की बॉल है जो कि चल रही है एट अ रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की रेट से एक बॉल चल रही है, उसको एक क्रिकेट प्लेयर पकड़ता है और ये प्रोसेस 0.1 सेकेंड में खत्म हो जाती है। तो फोर्स ऑफ द ब्लो एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर किसके बराबर होगा? तो फोर्स जो होगा वो सीधा होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा पी के लिए क्या करोगे? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो मास जो है वो है हमारा 0.150 kg, ठीक है। 150 ग्राम है तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। इनटू वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 से चेंज होके 0 हो गई होगी तो चेंज 20 का आया होगा। अपॉन इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगा हमारा? 1 सेकेंड का। तो ये हमारा बन गया 1.50 इंटू 20/1। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा दैट इज 30 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स जो लग रहा होगा वो 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा और ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा और हम देखेंगे कि हमारा आंसर नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई एक बॉल है, अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg, एक 0.2 kg की बॉल है, उसको थ्रो किया गया है वर्टिकली अपवर्ड्स। तो कोई एक बॉल है 0.2 kg की, उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है बाय अप्लाइंग अ फोर्स बाय हैंड, यानी हैंड की मदद से फोर्स अप्लाई कर कर बॉल को ऊपर फेंका गया है। इफ द हैंड मूव्स 0.2 मीटर वाइल अप्लाइंग द फोर्स एंड द बॉल गोज अप टू हाइट ऑफ 2 मीटर, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो करना क्या है भाई, तुम इसमें सीधा सीधा ये समझो कि हमने, ये हमारा हैंड था, ये दिस वॉज आवर हैंड, यहाँ पे एक बॉल रखी थी शुरुआत में, ठीक है। तो यहाँ पर u बराबर 0 थी, आपने इसको फोर्स लगाया तो यहाँ से यहाँ तक आपका हैंड ट्रेवल किया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका हैंड ट्रेवल किया और ये दूरी हमको दे रखी है 0.2 मीटर है, तो हैंड मूव्स 0.2 मीटर, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, और इस पॉइंट के बाद ये बॉल फर्दर जाती है 2 मीटर की हाइट तक, यानी इस हाइट तक जाती है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, जब भी ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगी तो यहाँ पर जाके इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसी फैक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम करते क्या है, यहाँ पर रफ्तार फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर रफ्तार फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे v² बराबर u² प्लस 2as, v² बराबर u² प्लस 2as, ठीक है। v² बराबर u² प्लस 2as हम लगाएंगे और यहां से कैलकुलेट कर लेंगे हम v की वैल्यू। तो v इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू हाइट कितना है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन लगाया गया। हाइट कितनी गई है? हाइट गई होगी 2 मीटर तक, तो 0.2 मीटर तक, क्योंकि हैंड तो 0.2 मीटर तक चला है। तो ये हो गया इंटू 0.2 मीटर, तो v की वैल्यू हो गई 0.4a, ठीक है। ये हमको वैल्यू मिल गई एक। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक का काम हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या है? यहाँ के बाद फ्री फॉल हो रहा है। यहाँ के बाद तो भैया ग्रेविटी का केस है, ग्रेविटी में उछाला है तुमने और तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? फिर से एक बार v² बराबर u² प्लस 2as लगाओगे और फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी को 0 कर दोगे, इसको 0 कर दोगे। तो u की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0.4 इंटू ए और प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी g, क्योंकि जब बॉल ऊपर की तरफ फेंक रहे होगे इस पॉइंट के बाद तो सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो ये हो जाएगा -10 और इंटू हाइट, कितने हाइट तक जाती है? ये 2 मीटर तक जाती है, ये 2 मीटर तक जाती है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा भाई, 0.4a इज इक्वल्स टू ये 40, 2 2 ज़ा 4 10 40, तो a इज इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड। ए की वैल्यू आपको 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब इन्होंने पूछा है कि भाई ए की वैल्यू पता चल गई, अब आप हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बता दो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स यार लॉजिकल है, तुम खुद से देखो
कि जब आप बॉल को पुश कर रहे होगे, जब पुश करते वक्त आप देखोगे कि भाई ये अगर 100 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर ये ऊपर 100 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से चल रहा है और इसका वेट कितना है, इसका वेट है 150 kg, 0.150 kg, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करें, 0.20 kg, सॉरी 0.20 kg। तो भाई इसका वेट है 0.20 kg, ठीक है। तो आप, और ये हो जाएगा फोर्स, तो फोर्स जो होगा वो हो जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू जी प्लस ए, m इंटू जी प्लस ए। फोर्स में से इसको घटाएंगे mg को, 0.20 इंटू जी, और इज इक्वल्स टू ma करेंगे तो इक्वेशन हमको ये मिल जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू आपको मिलेगी m, दैट इज 0.20 इंटू 10 प्लस 10, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये 100 है तो ये मिल जाएगी 22 न्यूटन, 22 न्यूटन आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने गलती से 10 लिख दी थी, दिस इज नॉट 10, इट इज 110, इट इज 110, ठीक है। तो 10 प्लस 100 और ये दोनों मिलके हो जाएगा हमारा 22 न्यूटन। ये 110 बनेगा, 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, सीधा सीधा ये सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर नंबर देख लेते हैं, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है। तो आंसर नंबर डी इज आर आंसर, हमको आंसर डी मिल गया। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भैया एक ब्लॉक है, मास m इज कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक ऑफ मास m बाय अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। तो कोई एक ब्लॉक है मास m का, वो एक अनदर ब्लॉक ऑफ मास m से स्प्रिंग कांस्टेंट k से कनेक्ट है। तो ब्लॉक आर केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इनिशियली ब्लॉक्स आर एट रेस्ट एंड द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड। तो शुरुआत में ब्लॉक रेस्ट पर है और स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है। देन अ कांस्टेंट फोर्स F स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m टू पुल एंड फाइंड द फोर्स ऑन द ब्लॉक m। तो होगा क्या भाई, तुम सबसे पहले इसका FBD बनाओ। एक छोटा m है, स्मॉल m इज कनेक्टेड टू बड़ा m, ठीक, बिगर m, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k है और इस पे फोर्स लग रहा है हमारा, लेट से कोई फोर्स इस पे लग रहा है F। हमको सवाल में गिवन है फोर्स इज गिवन एज F। तो इस पे जैसे ही फोर्स लगेगा तो आप सीधा सीधा ये ध्यान रखें कि एक टाइम तक इसमें थोड़ा एम्बिग्यूटी है क्वेश्चन में कि भाई प्रॉपर बताना चाहिए, क्योंकि शुरुआती वक्त पे तो दोनों के एक्सेलरेशन डिफरेंट होंगे। क्योंकि जैसे इसमें के एक्स एक साथ तो के एक्स एक्ट नहीं करता, धीरे 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 के एक्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर शुरुआती टाइम में इसका एक्सेलरेशन अलग होगा। लेकिन ये पूछ रहा है फाइंड द फोर्स ऑन द ब्लॉक एम, तो उस टाइम की बात कर रहा है जब दोनों का एक्सेलरेशन, आप मान के चलो जो जेईई मेंस ने सॉल्यूशन इसका दिया था वो कुछ इस तरीके से दिया था, दोनों सेम एक साथ चल रहे हैं। तो जब दोनों एक ही एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे, लेट्स से ए एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे, तो फोर्स बराबर m प्लस एम, टोटल मास इंटू ए निकाल लेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी फोर्स बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल m। तो ये हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। इनिशियली दोनों एक से नहीं चलेंगे, पहले अलग अलग से चल रहे होंगे, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों एक एक्सेलरेशन ए से चलना शुरू कर देंगे। बहुत बढ़िया। अब इन्होंने पूछा है कि फोर्स ऑन दी स्मॉल m बताओ। तो स्मॉल m का FBD बना लो यार, स्मॉल m का FBD बना लो, स्मॉल m का FBD बना लो। तो लेट से इधर फोर्स लगा F डैश और ये चल कितने से रहा है, ये A से चल रहा है, तो F डैश इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू A। तो स्मॉल m इंटू F बाई m प्लस कैपिटल M। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? तो स्मॉल m इंटू कैपिटल M प्लस M। तो आंसर नंबर सी, तो सी हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक स्प्रिंग है और उसकी स्टिफनेस जो है, एक स्प्रिंग है उसकी स्टिफनेस है K इज कट इनटू 2 पार्ट्स। तो लेट से हमारा कह दिया गया कि एक स्प्रिंग है, ये कोई स्प्रिंग है भाई, बहुत बढ़िया,
और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट स्टिफनेस कांस्टेंट के है, इसको दो पार्ट में कट कर दिया गया है और उनका रेशो है LA/LB इज इक्वल्स टू 2:3। तो तुम क्या करो कि स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ x मान लो, स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ x मान लो, और हम जानते हैं कि जब भी हम स्प्रिंग कट करते हैं तो kx हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। kx हमेशा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो LA जो हो जाएगी, अगर टोटल लेंथ हमने x मान ली तो LA की वैल्यू हो जाएगी 2/5x। अरे भाई टोटल लेंथ का 2/5 हो जाएगा, टोटल कितना हुआ 2, लेना कितने में से है 3 और 2 5 में से 2/5, तो ऐसे ही LB हो जाएगा 3/5x, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है आपको, कॉन्सेप्ट बेटा यूज करना है kx इज इक्वल्स टू के डेल्टा बोल दिया है बाद वाले के को इनटू LA, ठीक है, LA बाद में जो लेंथ हो गई होगी। तो शुरुआत में स्ट्रिंग कांस्टेंट k था और लेंथ x थी, बाद में k डैश हो गया तो लेंथ जो थी हमारी 2/5x हो गई बाद की, ये हमने निकाल ली, ये हमने लॉजिकली फाइंड कर लिया कि 2/5 ऑफ x हो जाएगा। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखोगे k डैश की वैल्यू 5k/2 आपको मिल जाएगी, 5k/2 आपको मिल जाएगी। और जैसे ही हम अपने ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो हमको फटाक से पहला ऑप्शन नंबर 1 हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी भाई स्प्रिंग कांस्टेंट का सवाल हो तो आपको करना क्या है मेरे दोस्त, स्प्रिंग को काटते वक्त kx दैट इज k और x का प्रोडक्ट जो रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो उसको कांस्टेंट रखिएगा और फिर आप सॉल्व करिएगा तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है एक पार्टिकल है मास m का, वो रेस्ट पर है t इज इक्वल्स टू 0 पर और उस पर फोर्स लगा है f ऑफ t इज इक्वल्स टू, जो फोर्स लग रहा है दैट इज f फंक्शन ऑफ t इज इक्वल्स टू f0 e टू द पावर माइनस bt, ठीक है। x डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है और vt कर्व डिपिक्टेड है, तो इनमें से vt कर्व दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, कुछ इस तरीके से vt कर्व हमको दे रखे हैं। तो आपसे पूछा है कि भाई vt कर्व कौन सा होगा, तो सीधा सीधा v और t में रिलेशन पूछ रहा है, तो v और t में रिलेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, m इंटू a इज इक्वल्स टू f0 e टू द पावर माइनस bt। तो ये a हो जाएगा f0/m e टू द पावर माइनस bt, सीधा सीधा हमको मिल जाएगा a इज इक्वल्स टू f0/m e टू द पावर माइनस bt। अच्छा, क्या इस a को आप dv/dt नहीं लिख सकते हो, क्या इस a को आप dv/dt नहीं लिख सकते, तो इसको लिख दोगे dv/dt, ये हो जाएगा f0/m e टू द पावर माइनस bt। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल्स टू f0/m e टू द पावर माइनस bt और dt, ठीक है, तो dt। बहुत बढ़िया, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड, तो f0/m e टू द पावर माइनस bt dt इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इनिशियली 0 से लेके v तक आप मान के चलो, इनिशियली जो इंटीग्रेट कर रहे हो v बराबर 0 से v तक करोगे और टाइम 0 से t तक करोगे, तो होगा क्या 0 से v 0 से t तक करोगे, बहुत बढ़िया। आई एम सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा v माइनस 0 और ये हो जाएगा हमारा f0/m e टू द पावर माइनस bt माइनस b। तो इसको देखोगे v इज इक्वल्स टू माइनस f0/mb, ठीक है, इसको लिख लो f0/mb, इसको आप f0/mb लिख लो और ये बचेगा हमारा माइनस e टू द पावर माइनस bt और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से t तक, 0 से t तक, 0 से t तक। तो ये हो जाएगा f0/mb और हमारा जैसे ही हम इसको पुट करेंगे तो e टू द पावर माइनस b इंटू 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस e टू द पावर माइनस bt, तो ये बनेगा f इज इक्वल्स टू f0/mb 1 माइनस e टू द पावर माइनस bt, ये बनेगा हमारा f0/mb 1 माइनस e टू द पावर ऑफ bt, ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो अब ये देखो कि ये कैसा फंक्शन है, ये तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका निकल के आ रहा है। ठीक है, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन निकल के आ रहा है तो ये और ये ग्राफ तो होंगे ही नहीं, अब ये दोनों ग्राफ होंगे। अब इन दोनों में से आंसर कौन सा है उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे कि जब t की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, जब t इनफाइनाइट हो जाएगा, तो v की वैल्यू एफ नॉट बाय एम बी आ रही होगी। ये 1 माइनस, ठीक है, ये 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो एफ नॉट बाई एम बी आ रही होगी। एफ नॉट बाई एम बी, एफ नॉट बाई एम बी, तो यहाँ पर एफ नॉट बी बाई एम है, यहाँ पर एफ नॉट बाई एम बी है। तो हमको फटाक से अपना आंसर मिल गया कि हमारा आंसर नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो था आंसर नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों तो हमारे ऑप्शन रिजेक्ट ही हो जाएंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है और ये हमारी वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। हम क्रॉस चेक करके इसको निकाल लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और कौन से स्टेटमेंट क्या एक्सप्लेन कर रहा है ये आपको बताया गया है। इफ़ यू पुश ऑन अ कार्ट, आप कोई कार्ट है उसको पुश कर रहे हैं एक, और इफ़ यू पुश ऑन अ कार्ट बीइंग पुल्ड बाय अ हॉर्स, कोई एक गाड़ी है और आप उसको पुश कर रहे हैं और उसको एक हॉर्स खींच रहा है, ठीक है, और ये मूव नहीं कर रही है। तो ऑब्वियसली बात है द कार्ट पुशेज यू बैक विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये तो लॉजिकल है। आप देखो ऐसे, ये कोई कार्ट है, ये कोई कार्ट है और इसको आप ऐसे फोर्स कर रहे हो और इसको ये एक कोई हॉर्स खींच रहा है, ये हॉर्स खींच रहा है, तो हॉर्स इसको आगे खींचेगा, आप इसको इधर धक्का देंगे, जैसे ही आप इसको धक्का देंगे तो ये भी तो उल्टा आपको धक्का देगी, जिसको आपका पैर का फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये तो बात सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि द कार्ट पुशेज यू बैक विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अच्छा, स्टेटमेंट 2 कह रहा है द कार्ट डज नॉट मूव बिकॉज द फोर्स डिस्क्राइब्ड इन स्टेटमेंट 1 कैंसिल ईच अदर। तो कार्ट मूव नहीं कर रही है क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हो वो और हॉर्स जो फोर्स लगा रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया, यानी कि पहला वाला भी सही है, दूसरा भी सही है और सेकंड वन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। तो आंसर नंबर ए हमारा हम करेक्ट कर लेंगे। आंसर नंबर ए, इस पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कहता है कि भाई 2 ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक्स ऑफ मास m1 इज इक्वल्स टू 20 kg एंड m2 इज इक्वल्स टू 12 kg। 2 ब्लॉक हैं, एक का मास 20 kg है, एक का 12 kg है, कनेक्टेड बाय अ मेटल रॉड ऑफ 8 kg। द सिस्टम इज वर्टिकली पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 480 न्यूटन। टेंशन एट द मिड पॉइंट बताना है। ठीक है, तो करो क्या कि भाई m1 की वैल्यू हमको दे रखी है 20 kg, m1 की वैल्यू हमको दे रखी है 20 kg और m2 की वैल्यू हमको दे रखी है 12 kg। और ये जो रॉड है ये इस तरीके से इसके मिड पॉइंट पर पूछा है। पूरी रॉड 8 kg की है, तो यहाँ तक की जो रॉड हो जाएगी वो 4 kg की हो जाएगी। इतनी बात हमको समझ में आ गई। और इन्होंने पूछा है टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। बहुत बढ़िया। आई एम सॉरी। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकाल लिया करो, एफ नेट से एक्सेलरेशन निकाल लिया करो। तो एफ नेट से क्या करोगे, 480 माइनस नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा 12 ये और 4 और 4 8 ये 20 और 20 ये माइनस 400, 40 इंटू जी इज इक्वल्स टू 40 इंटू ए। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 80 इज इक्वल्स टू 40 इंटू ए। तो ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमको मिल गई। ए की वैल्यू हमको ये मिल गई। बहुत बढ़िया। अब इन्होंने पूछा टेंशन एट द मिड पॉइंट, तो इतने का एफबीडी बना लो, इतने का एफबीडी बना लो। जैसे ही आप एफबीडी बनाओगे आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से होगा, 4 kg ये, 12 kg ये। तो नीचे की तरफ जो वेट लग रहा होगा वो लग रहा होगा 16 इंटू 10 और ऊपर की तरफ हमने बोल दिया 10 लग रहा है। और ये सब का सब किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, 2 से। तो भैया सीधा सीधा आप क्या करोगे कि F दैट इज T माइनस 16 इंटू टोटल वेट इंटू G इज इक्वल्स टू
16 इंटू 2, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 160 प्लस 32 दैट इज 192। तो 192 न्यूटन ये हमको मिड पॉइंट पर फोर्स मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, इसमें भी कुछ ऐसा खास नहीं था कि भाई ना सॉल्व हो रहा हो। तो अभी तक आप देख रहे होगे कि जेईई मेंस जितने भी क्वेश्चंस पूछ रहा है वो सारे के सारे क्वेश्चंस इस तरीके के क्वेश्चंस हैं कि अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो बन जाएंगे। मतलब एडवांस वाला नहीं है कि भाई अगर थॉट क्लिक नहीं किया तो क्या होगा, ऐसा एज सच इन क्वेश्चंस में इतना टिपिकल कुछ भी नहीं है, बस ये इजियर क्वेश्चंस हैं। और अगर एक बार आपको थॉट क्लिक हो जाए तो आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक यूनिफॉर्म स्फेयर है वेट W का और रेडियस उसकी 5 सेंटीमीटर है। तो ये मान के चलो भाई ये हमारी रेडियस है, ये 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 और 5 कितनी 13 हो जाएगी। तो इतनी बात हमको अभी तक समझ में आ गई। तो सीधा सीधा अच्छा ये एंगल 90 हो जाएगा। तो इसमें बिना कुछ किए क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना, पाइथागोरस लगा लो, पाइथागोरस लगा लो, इतना तो देख के पता चलता है। और 13 और 5 को देख के सीधा पता चलता है कि दूसरी वाली साइड जो होगी 13 और 5 का जो पाइथागोरस होगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। अगर तुम जेईई की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे होगे तो एक्स की वैल्यू तुमको 12 दूर से ही चमक जाएगी, दूर से दिख जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इन्होंने पूछा है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग बताओ। तो इसके लिए बेटा तुम क्या करो, इसके लिए सीधा सीधा तुम एफबीडी बना लो, सीधा सीधा एफबीडी बना लो। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा W, और ये लग रहा होगा टेंशन, और ये हमारा एंगल, अगर हमारा एंगल ये वाला थीटा है तो ये वाला जो फोर्स हो जाएगा ये टी कॉस थीटा हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और इधर हो जाएगा टी साइन थीटा। और ठीक है, इधर की तरफ लग जाएगा हमारा एन, इधर की तरफ लग जाएगा हमारा एन। बहुत बढ़िया। तो हमारा टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू W, हमको ये मिल गया। ठीक है, और टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा दैट इज ये इज इक्वल्स टू एन। तो ये हमको दो वैल्यू मिल गई। अच्छा, तो ये इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू W बाय एन, W बाय एन, W बाय एन। और आपसे पूछा क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा गया है, टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा गया है। तो टेन थीटा की वैल्यू आपको जैसे ये तीनों साइड पता चल गई, आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल लोगे दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज 12 अपॉन, और बेस की वैल्यू हो जाएगी 5, और इज इक्वल्स टू W बाय एन। तो n की जो वैल्यू हो जाएगी वो 5W बाई 12 हो जाएगी, n की वैल्यू मिल गई। अब इस n की मदद से क्या करोगे आप, इस n की मदद से t निकाल लोगे। तो t कॉस थीटा बराबर n, t कॉस थीटा बराबर n, तो t इज इक्वल्स टू n बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5W बाई 12, और कॉस थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 5 अपॉन आपका 13, 5 अपॉन 13। तो ये 5 इस 5 को कैंसिल कर देगा, ये मिल जाएगा 13W बाई 12, और यही आपका आंसर है। दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसा सच करने को था भी नहीं। अच्छा, इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, इतना पचड़े में ना पढ़ के आप क्या करते, टी साइन थीटा बराबर W है तो टी साइन थीटा बराबर W, और टी इज इक्वल्स टू W बाई साइन थीटा, और साइन आपको टेन थीटा पता ही चल गया है क्योंकि तीनों साइड पता है। तो W बाय साइन थीटा जो हो जाएगा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज W बाय आपका 12 अपॉन 13, और ये हो जाएगा 13W बाई 12। देखो डायरेक्ट यहाँ से भी आ गया, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, इसमें इतना ज़्यादा कुछ था नहीं मतलब। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि एक बॉडी है 5 kg की, एक बॉडी है 5 kg की, और उस पर कांस्टेंट फोर्स लगता है F इज इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप और एफ वाई जे कैप। तो कुछ फोर्स ये लग रहा है, और इनिशियली वेलोसिटी ये है हमारी t इज इक्वल्स टू 0 पर। तो t बराबर 10 पर रफ्तार हमारी
ये हो जाती है तो फोर्स पूछा गया है। तो भाई सीधा सीधा आपसे आप क्या करो, सबसे आसान है, इसको एक्स और वाई दो डायरेक्शन में तोड़ लो, अलग अलग डायरेक्शन का फोर्स अलग अलग कैलकुलेट कर लो। तो सबसे पहले हमारा जो फोर्स है, फोर्स दैट इज एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ये हमको मिल गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी एक्स में यू एक्स 6 है और यू वाई हमारी -2 है। और बाद में रफ्तार हमारी सॉरी वी एक्स 0 हो जाती है और वी वाई, ये u है, इसको u बनाया और ये v है, वी वाई हमारी हो जाती है 6 + 6। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो रहा है, तो फोर्स बताया है। तो आप क्या करो, v बराबर u + at लगाओ, v बराबर u + at लगाओ। ठीक है, 10 सेकेंड बाद। तो इनिशियली जो रफ्तार थी वो कितनी थी, x में लगाओ v बराबर u + at, तो वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस a इंटू टी। ठीक है, तो इनिशियली जो हमारा रफ्तार थी वो हमको गिवन है यू एक्स दैट इज 6 और प्लस ए की वैल्यू ए मान के चलिए। अच्छा, अब ये रफ्तार घट रही है, दिस इज डिक्रीजिंग, और बाद में कितनी हो जा रही है, ये घट के 0 हो जा रही है, क्योंकि एक्स में तो कोई बचती नहीं है। इनटू टी की वैल्यू 10 है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन की वैल्यू तो ये निकल गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम हमारा y डायरेक्शन की तरफ। तो y वाले डायरेक्शन में भी एक बार लगा लो, यू वाई बराबर वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए टी। तो इनिशियली जो हमारी रफ्तार थी, इनिशियली रफ्तार हमारी कितनी थी, इनिशियली रफ्तार हमारी -2 थी। इनिशियली रफ्तार हमने ये लिख ली थी -2 थी, तो -2 प्लस ए इंटू 10 ए वाई। ठीक है, और बाद में रफ्तार कितनी हो गई, +6 हो गई। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 8/10 इज इक्वल्स टू ए वाई। तो ए वाई की वैल्यू आपको +0.8 मिल जाएगी। तो ए वाई की वैल्यू आपको 0.8 मिल जाएगी, 0.8। ठीक है, 0.8। बहुत बढ़िया। अब करना क्या है, मास आपको दिया ही हुआ है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर को लिख सकते हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो इसको आप देखोगे 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप। अब इसमें अगर आपको फोर्स निकालना है, क्योंकि ये तो आपसे फोर्स पूछ रहा है, तो मास का मल्टीप्लाई और कर दो, तो 5 × 0.6 प्लस 0.8, तो ये आपका बन जाएगा 5 × 6/10 प्लस 5 × 8/10। तो ये बनेगा हमारा 5 से 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है, 3 आई कैप, तो 3 आई कैप हमारा, और x वाला एक सेकेंड साइन का ध्यान रखना है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में, x वाला नेगेटिव आएगा बेटे, x वाला नेगेटिव आएगा और y वाला पॉजिटिव आएगा। ये साइन की गलती मत कर देना आप, ये ux जो है ये 6 है, इसको जब इधर ले जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो आप साइन की गलती मत कर देना, तो आप देखोगे आपका आंसर नंबर 1 आंसर मिल जाएगा। तो साइन का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वैसे तो क्वेश्चन फ्रिक्शन का है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और एक हैवी बॉक्स है, ठीक है, एक हैवी बॉक्स है और उसको ड्रैग किया जा रहा है, ठीक है, अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो एक रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर एक ब्लॉक को ड्रैग किया जा रहा है कुछ इस तरीके से। ये कोई रफ सरफेस है, ऐसे ये रफ सरफेस है, बहुत बढ़िया। और एक पर्सन ए इसको पुश करता है, यानी पुश करता है, यानी दबाता है, कुछ ऐसे फोर्स लगाता है इस पे, और कितने एंगल पर, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, बहुत बढ़िया। और तो इसको एफए फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये भैया चल सके, मिनिमम फोर्स। ठीक है, तो मिनिमम फोर्स एफए लगता है अगर ये इसको चलाना चाहता है। और वाइल ऑन द अदर हैंड, अगर ये इसको एक दूसरा पर्सन है जो पुल कर रहा है,
और पुल कितने एंगल पर कर रहा है, 60 डिग्री पर, तो एफ बी फोर्स लगता है। बहुत बढ़िया। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा हमको म्यू दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है एफ ए और एफ बी का रेशियो क्या है, एफ ए और एफ बी का रेशियो क्या है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, तो ये जो फोर्स होगा ये एफ ए है, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ए कॉस 30, और एक ऐसे आ जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ए साइन 30। ठीक है, एफ ए साइन 30। सिमिलरली इसका एक कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा एफ बी साइन 60, और इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा एफ बी कॉस 60, एफ बी कॉस 60। तो आप करोगे क्या बेटे, न्यू एन इस वाले केस में इज इक्वल्स टू एफ ए कॉस 30 के बराबर होना चाहिए न्यू एन, तभी तो इस वाले फोर्स के बराबर जब होगा तभी तो चलना शुरू करेगा। और यहां पर क्या होना चाहिए, एफ बी कॉस 60 बराबर न्यू एन। ठीक है, और एन दोनों केसेस में यहां N1 है और यहां पे N2 है, क्योंकि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये आपको फंडा क्लियर होना चाहिए कि एन दोनों केसेस में अलग होगा। तो यहां पर एन की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या होगी, एन इज इक्वल्स टू N1 निकालेंगे तो सीधा सीधा इसका एफबीडी बना लो। इसका एफबीडी बनाओगे तो नीचे की तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं, इसका जैसे एफबीडी बनाओगे आप इसका एफबीडी बनाओगे तो एक फोर्स तो लगा नीचे की तरफ एफ ए साइन 30, और नीचे की तरफ लगा mg, और ग्राउंड ने लगाया ऊपर की तरफ N1, ग्राउंड ने लगाया N1। सिमिलरली दूसरे वाले ब्लॉक के लिए ऊपर की तरफ लगा एफ बी साइन 60, नीचे की तरफ लगा mg, और भाई नीचे की तरफ लग गया mg, और ऊपर की तरफ जो ग्राउंड लगाएगा n। ठीक है, तो इस केस में N2 बोल दिया हमने इसको। तो यहां पर आप देखोगे N1 दैट इज ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है इज इक्वल्स टू एफ ए साइन 30 प्लस mg, और यहां पर इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। और यहां से जो मिलेगा आपको दैट इज N2 इज इक्वल्स टू N2 प्लस एफ बी साइन 60 इज इक्वल्स टू mg, तो N2 इज इक्वल्स टू mg माइनस एफ बी साइन 60। थोड़ा सा घिस्सू किस्म का सवाल है, बड़ा सवाल है, तो एक रिलेशन हमको ये मिल गया। ठीक है, अब इसको N1 को यहां पुट करो, N2 को यहां पुट करो, N1 को दैट इज न्यू N1 इज इक्वल्स टू हमको मिलेगा एफ ए कॉस 30, दैट इज एफ ए कॉस 30। तो न्यू इंटू N1 की वैल्यू हमको मिलेगी, N1 की वैल्यू यहां से निकालेंगे एफ ए साइन 30 प्लस mg इज इक्वल्स टू एफ ए कॉस 30। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे न्यू एफ ए साइन 30 प्लस न्यू mg इज इक्वल्स टू एफ ए कॉस 30। तो यहां से आपको मिलेगा न्यू mg इज इक्वल्स टू एफ ए कॉस 30 माइनस न्यू एफ ए साइन 30। ठीक है, तो एक रिलेशन ये मिल गया। तो यहां से एफ ए कॉस 30 माइनस न्यू इंटू साइन 30, यहां पे साइन 30 आपको मिल जाएगा। ये तो हमको मिल गई न्यू mg, और न्यू mg बाय कॉस 30 माइनस न्यू साइन 30, तो ये एफ ए की वैल्यू मिल गई, ये एफ ए की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही सिमिलरली आप एफ बी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो जब एफ बी की वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, एफ बी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो एफ बी की वैल्यू निकालने के लिए आप न्यू एफ बी कॉस 60 इज इक्वल्स टू न्यू एन, एफ बी कॉस 60 इज इक्वल्स टू न्यू N2। देखो ये यहां से आपको ये जो इक्वेशन दी गई है, पहली इक्वेशन यहां से आप उठाइएगा इसको और यहां रख लीजिएगा। अब इसमें क्या करना है, आप N2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें N2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। N2 की वैल्यू कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी। तो N2 की वैल्यू यहां से उठाइएगा और इसमें पुट कर दिएगा। तो एफ बी कॉस 60 इज इक्वल्स टू न्यू, और N2 की वैल्यू आप रखोगे mg माइनस एफ बी साइन 60। ये सॉल्व करते में मेरे को समझाने में इतना टाइम लग रहा है, बाकी आप इसे चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से देखेंगे एफ बी कॉस 60 और इधर आ जाएगा ये प्लस न्यू, आप इसको एफ बी जब इधर ले आओगे तो एफ बी
न्यू साइन 60 इज इक्वल्स टू न्यू mg, और एफ बी आपका जो आ जाएगा ये आ जाएगा न्यू mg बाय cos 60 प्लस न्यू साइन 60। और आपको एक वैल्यू ये मिल गई, एक वैल्यू ये मिल गई, एफ ए बाई एफ बी आप डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड जैसे ही आप करेंगे तो आपको आंसर नंबर डी आपका आंसर मिल जाएगा। अब इतना काम आप कर लीजिएगा, डिवाइड करके चेक करिएगा और चेक करिएगा कि डी ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है या नहीं। और जिन भी बच्चों का आंसर डी आ रहा है वो सभी के सभी कमेंट बॉक्स में एक बार मेरे को बताएं कि भाई हमारा आंसर आ चुका है, अब बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है और देखने में लगता है कि भाई पहली बार में तो नहीं होगा, तो लेकिन क्वेश्चन तो बन जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 सेज अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। तो एक पार्टिकल है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है, f इज इक्वल्स टू आर टी स्क्वायर और वेलोसिटी इनटू टाइम। ये इनटू टाइम में वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करना है। तो फ्रॉम द रेस्ट स्टार्टिंग द मोशन फ्रॉम द रेस्ट द बेस्ट वे टू प्लॉट इज, थोड़ा उल्टा पुल्टा सा आपको लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश किया गया है। तो क्या करना है, कौन सा बेस्ट वे होगा। तो आपको जो आंसर दे रखे हैं वो v और t के टर्म्स में दे रखे हैं। तो आपका जो भी रिलेशन बनेगा आपको वेलोसिटी और t के टर्म में बनाना है और उसके हिसाब से देखना है कि आपकी इक्वेशन क्या आ रही है। जो इक्वेशन आ रही होगी वही आपका आंसर होगा। देखो कैसे सोचना है कि पार्टिकल एक मास m का पार्टिकल है, उस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, फोर्स है, वेलोसिटी है, हाँ ठीक है। तो हमारे जो आंसर हैं उनमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन पूछा गया है। अब वेलोसिटी और टाइम के बीच में आपको हिंट मिल गया, कोई रिलेशन बनाना है। तो वो रिलेशन बनाने के लिए आप क्या करोगे, एफ इज इक्वल्स टू आर टी स्क्वायर वी। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। तो इसको लिख लेंगे एम ए इज इक्वल्स टू आर टी स्क्वायर वी। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसको लिख लेंगे एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर टी स्क्वायर वी। ये बन जाएगा एम डी वी बाई वी इज इक्वल्स टू आर टी स्क्वायर डी टी। और भाई ये शुरुआत में कहाँ से चल रहा है, पार्टिकल शुरू हो रहा है हमारा रेस्ट से, पार्टिकल शुरू हो रहा है हमारा रेस्ट से और टी टाइम तक जा रहा है। तो सीधा सीधा आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा एम एल एन वी। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा एम एल एन वी और ये मिल जाएगा आर बाई टी प्लस सी, आर बाई टी प्लस सी। ठीक है, आर बाई टी प्लस सी। अच्छा, अब यहां से एल एन वी इज इक्वल्स टू माइनस आर बाई टी एम प्लस सी एम, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे ये आपको जो इक्वेशन मिल रही है ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल रही है और जहां पर x दैट इज टाइम है और m की वैल्यू हमारी माइनस आर बाई एम दे रखी है। ठीक है, स्लोप की वैल्यू। तो कौन सा ग्राफ हमको बेस्ट रिलेशन दे रहा है, तो एल एन वी, एक तो v तो एल एन की टर्म में आना चाहिए और हमारा जो दूसरा वाला टर्म है वो 1/t की टर्म में आना चाहिए। तो आंसर नंबर ए हमको मिल जाएगा, ए इज आवर आंसर। तो इससे फटाक से हमारा आंसर ए हमको मिल गया और ये क्वेश्चन भी हमारा हमसे बन गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या कहता है भाई। एक रॉकेट है, इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2g। कोई एक रॉकेट है उसको अर्थ से फायर किया गया है, एक्सेलरेशन ऑफ 2g वेयर g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, on an inclined plane inside the rocket making an angle theta with the horizontal, a point object mass is kept the minimum coefficient of friction between mass and inclined so that mass does not move। तो भाई इस तरीके का क्वेश्चन आप और हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप एफ बी डी बनाओ। तो एफ बी डी जैसे बनाने की तरफ जाओगे तो हमने ये अपना रॉकेट बना लिया। ठीक है, हम इसको रॉकेट को बनाते हैं, बहुत बढ़िया। ये हमारा यार ये सही क्यों नहीं बन रहा है, ये हमारा रॉकेट है और रॉकेट में कोई इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है, एंगल थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है एक रॉकेट को फायर किया गया है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2g। तो इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन की 2g है, बहुत बढ़िया। और थीटा, ठीक है, m मास है। अच्छा ठीक है, अब m मास है, एक तो ऑलरेडी इसका mg नीचे लग रहा होगा। अब ये फोर्स जो है
ये फ्रेम जो है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम है यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो इसको एक्सेलरेशन एक देना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा m इंटू 2g, दैट इज फोर्स देना पड़ेगा m, मास ऑफ द बॉडी इंटू दैट इज मास ऑफ द ब्लॉक। तो मास ऑफ द ब्लॉक स्मॉल m है इंटू 2g। तो टोटल जो अब आप देखेंगे वो हमको फोर्स मिल गया 3mg। नीचे की तरफ जो फोर्स मिल गया वो 3mg मिल गया। अच्छा, अब भाई यहां पर तो हमारा नॉर्मल लग रहा होगा और यहां पर लग रहा होगा आपका फ्रिक्शन, यहां पर लग रहा होगा फ्रिक्शन, दैट इज न्यू एन, दैट इज न्यू एन। बहुत बढ़िया। और ये लग रहा होगा आपका mg और 2mg साइन थीटा, लेकिन इस वाले का भी कंपोनेंट आ रहा होगा प्लस m इंटू 2g साइन थीटा। तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा 3mg साइन थीटा, 3mg साइन थीटा। नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा 3mg साइन थीटा। तो 3mg साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू एन, ये मिल गया हमको। और mg 3mg cos थीटा इज इक्वल्स टू n, ये मिल गया हमको। तो 1:2 करे देते हैं, तो न्यू की वैल्यू आप देखोगे, न्यू की वैल्यू आपको जैसे ही 1:2 करोगे, एक तो चाहे आप ऐसे कर लो इसको, तो 1:3 जैसे ही आप करोगे तो ये मिलेगा आपको tan थीटा इज इक्वल्स टू न्यू। तो न्यू की वैल्यू आपको tan थीटा मिल जाएगी, ठीक है, न्यू की वैल्यू आपको tan थीटा मिल जाएगी। तो एक तो तरीका ये हो गया इसको सॉल्व करने का। और भी आप कर सकते थे, कैसे भी इक्वेशन बनाओ, बस इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर हमारा tan थीटा कोई आ भी रहा है, आंसर नंबर बी, हमको आंसर नंबर बी इसका मिल गया और ये क्वेश्चन भी फटाक से सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक मास है 10 kg का सस्पेंडेड वर्टिकली बाय अ रोप फ्रॉम द रूफ। कोई रोप है और रूफ से उससे कोई एक मास है हमारा, उसको सस्पेंड कर दिया गया है और एट सम पॉइंट, ठीक है, और वो एंगल ऑफ 45 एट द रूफ पॉइंट। तो कहने का मतलब है कि भाई हमारा आप ऐसे इसका डायग्राम बनाइए, ठीक है, और एक मास 10 kg सस्पेंडेड वर्टिकली, तो ऐसे 10 kg का मास होगा और इनिशियली ये ऐसे होगा और इस पे जैसे व्हेन हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड एट सम पॉइंट, तो किसी पॉइंट पर जैसे ही आपने फोर्स लगाया तो ये कुछ ऐसे हो गया होगा, ये कुछ ऐसे हो गया होगा, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग बैंड हो गई होगी, ये इस तरीके से अब ये इस कंडीशन में चला गया होगा। बहुत बढ़िया। और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, ये एंगल जो है ये 45 डिग्री है, ये 45 है तो ये भी हमारा 45 हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा है और ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की है, ठीक है। अच्छा, जो फोर्स अप्लाई हुआ है उसकी वैल्यू पूछी है, लेट्स से एफ की वैल्यू पूछी है, ठीक है, और मास कितना है 10 kg है, तो नीचे की तरफ लग रहा होगा 10 इंटू 10 दैट इज mg, इधर mg फोर्स लग रहा होगा। तो आप एफबीडी बनाइए, तो ये वाला जो फोर्स है ये वाला आपको कंपोनेंट मिल जाएगा t cos 45 और ये मिल जाएगा t sin 45। तो t cos 45 इज इक्वल्स टू mg, ठीक है, और यहां से मिल जाएगा t sin 45 इज इक्वल्स टू f। तो आप इसको बोल दीजिए 1, इसको बोल दीजिए 2 और 2/1 करेंगे, 2/1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा tan 45 इज इक्वल्स टू f बाय mg। और mg की वैल्यू हमको पता है मास दैट इज 10 kg और g की वैल्यू 10 और 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 100 इज इक्वल्स टू f। तो आपका आंसर हो जाएगा f इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, इसमें भी कुछ नहीं था। इसका आंसर हमको मिल गया आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी, ये आंसर नंबर बी मिल गया 100 न्यूटन। अच्छा, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है
वो हमारा कुछ इस तरीके से है कि एक पार्टिकल है मास m का मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, कोई एक पार्टिकल मास m का मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में विद मोमेंटम p। इनिशियली उसका मोमेंटम p है स्टार्टिंग एट t इज इक्वल्स टू 0। तो इनिशियली एक पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद मोमेंटम p स्टार्टिंग एट t इज इक्वल्स टू 0 और फोर्स लग रहा है F इज इक्वल्स टू kt का फोर्स लग रहा है, ठीक है, in the same direction of the moving particle और during time interval t momentum changes from p to 3p और k कांस्टेंट है तो वैल्यू ऑफ t बताइए। जो टाइम इंटरवल है जिसमें आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले हमको पता है, हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि dp बाई dt इज इक्वल्स टू फोर्स होता है और यहाँ हमारा जो फोर्स गिवन है हमको वेरिएबल गिवन है। तो सीधा सीधा काइनेमेटिक्स में आप पढ़ के आए हो कि भाई जहां भी वेरिएबल हो वहां तो इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ती है, तो डायरेक्ट मुंह उठा के कुछ भी नहीं कर देना। तो dp इसको आप लिखेंगे dp इज इक्वल्स टू फोर्स की वैल्यू है kt और इस dt को इधर ले जाइए dt और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, p से लेके 3p तक। और टाइम कितना है, इसको लगता है t टाइम लगता है, तो ये मिल जाएगा आपको 3p माइनस p इज इक्वल्स टू के टी स्क्वायर बाई 2 और 0 से लेके t तक, और ये बन जाएगा 2p इज इक्वल्स टू के टी स्क्वायर बाई 2 और इसको आप देखोगे तो ये मिल जाएगा 4p इज इक्वल्स टू के टी स्क्वायर 4p बाई के का रूट ओवर इज इक्वल्स टू t। तो ये मिल जाएगा 2p बाई के, 2 रूट p बाई के, t की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्या ऐसा कोई आंसर है p बाई के? तो ऑप्शन नंबर ए इज आर आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपको आंसर मिल जाएगा। चलो ये क्वेश्चन भी हमारा हमसे बन गया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, बस लैंग्वेज चेंज है, ये जस्ट अभी जो क्वेश्चन किया है उसके पिछले वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप एक बार देखो कि एक मास ऑफ 10 kg है, ठीक है, तब सम पॉइंट दे दिया था, यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू दे रखी है। अ मास ऑफ 10 kg सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर। तो सबसे पहले क्या करो तुम, सबसे पहले डायग्राम बना लो, इसका फिगर बना लो, FBD बना लो। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से अपना ये कोई रोप है, ठीक है, और इसकी लेंथ यहाँ तक अगर ये ऐसे 4 मीटर है, 4 मीटर है। अच्छा, इस पे एक फोर्स मिड पॉइंट पे दैट इज 2 पे इधर की तरफ F अप्लाई कर दिया, इधर की तरफ F अप्लाई कर दिया, ठीक है, और इस तरीके से अप्लाई किया कि ये कुछ ऐसे आ गया। जब फोर्स यहाँ पर आएगा तो इसकी पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, इसकी पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है, आधी रस्सी ऊपर आधी रस्सी नीचे, और ये एंगल हमको दे रखा है 45 विद द वर्टिकल, 45 विद द वर्टिकल, ये 45 तो ये भी 45, और ये हमारा T हो जाएगा, और इधर हमारा फोर्स F लगा है, और ब्लॉक कितने का है, ब्लॉक एज इट इज 10 kg का, वही वैल्यू उठा के दे दी है। तो ये T है, तो आप जैसे ही इस T को लिखेंगे तो ये हो जाएगा T cos 45 और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा T sin 45, और T sin 45 की वैल्यू F के बराबर है और T cos 45 की वैल्यू mg के बराबर है। नीचे तो mg लगेगा और mg की वैल्यू कितनी है, 100 है, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। तो 1/2 जैसे ही आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 1045 इज इक्वल्स टू F बाई 100। तो F इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। देखो वही आंसर आ गया, बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज कर दिया। तुम देखोगे ना जेईई मेंस में ना क्वेश्चंस इधर उधर से, मतलब अगर तुम PYQ करके जाओगे तो तुमको बोनस, तुमको PYQ अगर तुमने किया ना, तुम्हारे पास एक एडवांटेज होगा, 2-4-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो भैया एज इट इज ही थोड़ा इधर उधर करके या बिल्कुल सेम करके आपको दे दिए जाते हैं। तो इरोडोव भी कर लेना, इरोडोव के कुछ क्वेश्चंस जेईई मेंस में बहुत पूछे जा रहे हैं, और स्टैंडर्ड कोचिंग्स की तो शीट के तो टेस्ट पेपर के धाड़ पूछे ही जा रहे हैं। तो मतलब एज इट इज़ अब जेईई मेंस में बहुत क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी देख चुके हो। तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना भाई, अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। अच्छा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है द सम ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज सच दैट, देखो ये है बढ़िया सवाल, ये है एक बेटर सवाल। दो फोर्सेस हैं P और Q,
P एंड Q। सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले लिख लें दो फोर्सेज हैं P एंड Q। P एंड Q कोई दो फोर्सेज हैं, ठीक है। इनिशियल कंडीशन हमको दी हुई है P और Q कोई दो फोर्सेज हैं और सच दैट R मॉड इज इक्वल्स टू P मॉड, और उनका रिजल्टेंट दे रखा है, ठीक है, ठीक है। तो 2P क्या एंगल बनाएगा Q के साथ, तो सबसे पहले आप क्या काम करो भैया, ये हमने बना लिया P, इसको बना लो आप अभी अभी के लिए Q, इसको बना लो Q, और इसको बना लो आप P, इसको बना लो P। जैसे आप P बनाओगे Q बनाओगे तो आप देखोगे ये इन दोनों का बीच में रिजल्टेंट आ रहा होगा। ये क्या आ रहा होगा, रिजल्टेंट आ रहा होगा कुछ इस तरीके से, ये रिजल्टेंट आ रहा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये R है, ये R है, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये हमको मिल गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आर स्क्वायर, ये हमको इतनी कंडीशन मिल गई, तो आर स्क्वायर, तो सॉरी आर आर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये एक कंडीशन हमको मिल गई। और सवाल में क्या कह रखा है, आर मॉड इज इक्वल्स टू पी मॉड, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, आर मॉड को पी स्क्वायर लिख लो, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्यू कॉमन लेंगे तो यहां पर बनेगा क्यू प्लस 2P कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो अभी तो देखने में समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या बन रहा है, क्यू प्लस 2P कॉस थीटा, ये क्या क्या देखने में आ रहा है, तो ये मोर ऑन दी मैथमेटिकल साइड है, ठीक है। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है इसकी वैल्यू कैसे है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अब हमसे पूछा गया है कि एंगल थीटा दैट रिजल्टेंट ऑफ 2P एंड Q विल मेक विद Q, तो अब क्या करो आप, रिजल्टेंट ऑफ, तो ये तो हमारा Q है और ये एंगल हमारा P है, और इसको और आगे तक डबल कर दो इसको, तो ये 2P हो गया, ये दिस विल बिकम 2P, और इसको थोड़ा नीचे बना लेता हूं तो क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो आप क्या करें, ये हमारा Q हो गया और ये हमारा P हो गया, और ये यहां तक हमारा 2P हो गया, ये हमारा 2P हो गया, बहुत बढ़िया। अब इन्होंने पूछा है इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आ रहा होगा बीच में, ऑब्वियसली है, तो वो जो एंगल बना रहा होगा वो क्या होगा, तो टेन अल्फा का सीधा सीधा फॉर्मूला है, दैट इज टेन अल्फा इज द एंगल विच दिस रिजल्टेंट विल बी मेकिंग। तो टेन अल्फा निकालने के लिए क्या आप करोगे, 2P साइन थीटा अपॉन ये एंगल, तो थीटा, ये 2P भी थीटा एंगल बना रहा होगा, यानी ये एंगल भी थीटा होगा जो पहले था, तो 2P भी उतना ही बनाएगा जितना P एंगल बना रहा होगा Q के साथ, कोई अंतर थोड़ी आ जाएगा, बस डबल कर दिया है, 2P साइन थीटा प्लस Q प्लस 2P कॉस थीटा, 2P कॉस थीटा, ये हमारा एंगल आ गया। और यहां से आपको देखने को मिल रहा है भाई कि अगर Q प्लस 2P कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 और Q इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से ये टर्म हमको 0 मिल रहा है, और ये टर्म 0 मिल रहा है, तो टेन अल्फा इज इक्वल्स टू समथिंग अपॉन 0, यानी क्लोज टू इन्फिनिटी। टेन अल्फा की जो वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी के करीब चली जाएगी, और टेन अल्फा इन्फिनिटी कब जाता है, 90 डिग्री पर। तो हमको ये इस तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, वो कहता है कि स्मॉल बॉल है, उसको थ्रो किया गया है अपवर्ड विद वेलोसिटी U फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक स्मॉल बॉल है आई एम सॉरी, उसको थ्रो किया गया है, लेट्स से ये कोई बॉल है, इसको थ्रो किया गया है U वेलोसिटी से, और ये रेजिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, सबको पता है, नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव हम मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए नीचे दो फोर्स लग रहे होंगे, एक तो mg और एक mkv²। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर v इसकी स्पीड है। तो मैक्सिमम हाइट पूछा है बॉल से सॉरी। तो ma इज इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि फोर्स किधर है, एक्सेलरेशन किधर है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ma इज इक्वल्स टू माइनस mg प्लस kv²। तो m से m कैंसिल, तो ये मिलेगा हमको a इज इक्वल्स टू माइनस g प्लस kv²। बहुत बढ़िया। अब हमको रिलेट करना है v को हाइट से, तो हम a को स्प्लिट करके लिख लेंगे v dv बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस g प्लस kv²। बहुत बढ़िया। अब दोनों साइड इसको v dv इंटीग्रेट कर देंगे, v dv अपॉन g प्लस kv², और ये हो जाएगा हमारा dx, ठीक है। लेट्स से सॉरी, मैक्सिमम हाइट हमारा 0 से h तक गया है, और इनिशियली जो रफ्तार है वो हमारी u गई है, लेकिन जैसे ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई एम सॉरी, पानी नहीं है, पानी भी, चलो कोई नहीं, तो बस ओवर ही होने वाला है। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो आप देखोगे v dv बाई g प्लस kv², ये u से 0 तक गया और यहाँ हो गया हमारा, इसका नेगेटिव साइन की वजह से dx लिमिट को उल्टा कर लेंगे, ठीक है। तो लिमिट हो जाएगी h से 0, अगर आप नेगेटिव साइन को करोगे चेंज तो इंटरचेंज कर लेंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये g प्लस kv² है, यहाँ v dv है, तो भैया सब्स्टिट्यूशन की मदद से इंटीग्रेशन को कर लेंगे। तो अभी के लिए g प्लस kv² को z मान लेते हैं, तो दोनों साइड डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे, तो 2kv dv इज इक्वल्स टू dz मिल जाएगा हमको। तो ये मिल जाएगा हमको v dv इज इक्वल्स टू dz बाई 2k। एक रिलेशन तो हमको ये मिल गया, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे, सॉरी, v dv की वैल्यू दैट इज dz बाई 2k, और अपॉन में क्या मिल जाएगा, g प्लस kv², तो यहां से मिल जाएगा हमको z, और ये हमारा dx h से 0। अच्छा, लेकिन अब भाई h की टर्म्स में अब लिमिट भी तो चेंज हो गई होंगी, तो लिमिट चेंज करने के लिए आपने क्या करा, g प्लस kv² बराबर z। तो इनिशियल रफ्तार कितनी थी, इनिशियल रफ्तार u थी, तो लिमिट हो जाएंगी g प्लस ku², और बाद में रफ्तार हो ये लिमिट हो जाएगी g। तो शुरुआत में जब इसमें v की जगह u पुट करोगे तो ये z की जो वैल्यू हो जाएगी, इनिशियल वैल्यू हो जाएगी g प्लस ku², और बाद में जब टॉप पर जाकर u 0 हो रहा होगा तो g प्लस k इंटू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू z, तो z की वैल्यू g बचेगी। तो इस तरीके से इसकी लिमिट आ जाएंगी। बहुत बढ़िया। तो आप क्या करेंगे, 1/2k को बाहर निकाल लेंगे, और यहां बचेगा 1/z dz इज इक्वल्स टू x, और ये बनेगा h से 0 तक, ठीक है, h से 0 तक। तो ये बनेगा 1/2k g प्लस ku², और ये बनेगा g, ठीक है, इसको माइनस मत समझ लेना। तो ये बनेगा 1/2k ln z, और इसकी लिमिट हो जाएंगी g प्लस ku² से g, और ये हो जाएगा 0 माइनस h तक, ठीक है, 0 माइनस h तक। तो ये बनेगा 1/2k ln g माइनस ln g प्लस ku² बराबर माइनस h। तो इस माइनस से मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा 1/2k ln g प्लस kv² दैट इज kv², g प्लस kv² दैट इज ku² बाई g, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको मिल जाएगा बराबर h। तो ऐसा कोई फॉर्मूला मिल रहा है, तो 1/2k ln 1 प्लस kv² बाई g इज इक्वल्स टू h, ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है आपको, तो देखते हैं।
तो ऐसा ऑप्शन जब हम क्लोजली देखते हैं तो हमको ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर मिल जाता है। तो ये फटाफट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें दो चीज़ें हमारे काम की थी इस क्वेश्चन में, एक तो लिमिट्स को चेंज करना आप ना भूलें, ठीक है, और रेजिस्टिव फोर्स का जो साइन होगा वो नीचे की तरफ फोर्स होगा, तो एक तो नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है, एक दूसरा आपको ध्यान रखना है कि भाई लिमिट्स इंटरचेंज कर रहे हो या नहीं, लिमिट एक्सचेंज कर रहे हो या नहीं। अगर वो नहीं कर रहे हो तो भी दिक्कत है, तो भी गलत कर बैठोगे। कॉन्सेप्चुअली इट वॉज अ गुड क्वेश्चन और इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो आप ऐसा क्वेश्चन प्रिपेयर रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा स्पेसशिप है, एक स्पेसशिप है, कोई स्टेशनरी इंटरप्लेनेटरी डस्ट को स्वीप कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। तो कोई इमेजिनरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना दिया, एज अ रिजल्ट इट्स मास इंक्रीजेस dm बाई dt इज इक्वल टू, जब भी मास इंक्रीज होता है तो फोर्स हमारा क्या होता है, मास इंक्रीज करने में फोर्स रेजिस्टिव होता है, ठीक है। तो आप सीधा, आपको पता है जब भी मास चेंज हो रहा हो, हमको तो सीधा कॉन्सेप्ट, फंडा क्या है, फंडा ये है कि dp बाई dt इज इक्वल्स टू फोर्स होता है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू dp बाई dt होता है, और फोर्स इज इक्वल्स टू mv का d बाई dt होता है, ठीक है, ये होता है। तो इसको करेंगे आप, F इज इक्वल्स टू m dv बाई dt प्लस v इंटू डी बाई डी टी ऑफ m, और हमको पता है कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो ये तो हो जाएगा 0। तो यहां से हमको मिल गया एम ए इज इक्वल्स टू माइनस m, सॉरी v डी एम बाई डी टी, इसको आप लिख लोगे इस यहां पर v इंटू डी एम बाई डी टी, और इसकी वैल्यू हमको पता है कि बी वी स्क्वायर दे रखी है, तो एम ए इज इक्वल्स टू माइनस वी इंटू बी वी स्क्वायर है, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू माइनस बी वी क्यूब बाय एम, दैट इज मास, ठीक है। तो हमारा आंसर जो मिल गया हमको माइनस बी वी क्यू बाई एम, तो ऐसा कोई आंसर है, हाँ है, आंसर नंबर डी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के 2020 तक के, 2002 से 2020 तक के सारे क्वेश्चंस हमने इस वन शॉट में कवर कर लिए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से आपके लिए और वन शॉट लाऊं, तो बच्चा मेरे को आप एक बार बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको किन किन चैप्टर्स के वन शॉट और चाहिए। मैं वैसे तो पूरे हर एक चैप्टर का प्लान कर रहा हूं, और इसके बाद 1 या 2 दिन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का PYQ प्लेटिनम और आने वाला है। PYQ प्लेटिनम यानी कि 2021 से लेके 2025 तक के सारे जेईई मेंस के PYQ आपको मिलेंगे, और ये 2002 से लेके 2020 तक के थे, इसको PYQ गोल्ड नाम दिया है। सिमिलरली एडवांस के लिए भी वही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे, और सेम मेंस के लिए, ठीक है। तो अभी ये मेंस का अपलोड कर रहे हैं, फिर इसके बाद NLM का ही अपलोड करेंगे, NLM काइनेमेटिक्स का, एडवांस का, फिर धीरे धीरे करके आगे चैप्टर्स पर बढ़ते चले जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा थोड़ा काम मैंने मेहनत करी है, ये अगर आपको पसंद आया हो, अगर आप इस तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में बता दें, इससे एकदम मोटिवेशन मिलता है, और क्वेश्चन को मतलब आप लोगों की हेल्प करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है वो आप लोगों के कमेंट से ही मिलती है, ठीक है। तो आप लोग एक अपना ढेर सारा प्यार मेरे को दीजिए कमेंट में, और बताइए कि भाई कौन कौन से चैप्टर की आपको और डिमांड है।